नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई आपके मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में शायद नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। और चलिए आज जो प्रमुख खबरें हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे उनकी एक झलक देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे एमपी का दम, बेरोजगारी कम। कैसे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर कम हुई है, कौन सी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का क्या कहना है, बाकी राज्यों के साथ क्या तुलना है, ये सारी चीजें इस पहली खबर में। एमपी का दम, बेरोजगारी कम। इसके बाद हम बात करेंगे टूटेगा रिकॉर्ड। किस बात का रिकॉर्ड साहब, वो भी आपको बताएंगे। अभी तक क्या कुछ हो चुका है इस खबर से जुड़ा हुआ, और फिलहाल कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, किस रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। तीसरी जो आज की बड़ी खबर है, जो प्रमुख खबर, वो ये कि मध्य प्रदेश में जो गौशालाएं हैं वो हाईटेक होने जा रही हैं। कैसे ये हाईटेक गौशालाएं अपना प्रबंधन करेंगी, उनमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, और प्रदेश में पहली गौशाला कहां पर तैयार होने जा रही है, ये सब कुछ इस खबर में। इसके बाद जो खबर है वो है खिलाड़ी दमदार, सौगात लाई सरकार। पैरालंपिक्स में बढ़िया परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को सरकार ने क्या तोहफा दिया है, वो इस खबर के जरिए हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बेरोजगारी दर की, जो मध्य प्रदेश में कम हो गई है इस साल। एक अच्छी खबर मध्य प्रदेश के लिए, जनवरी से लेकर मार्च तक की पहली तिमाही में मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर में कमी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में कुल और युवा बेरोजगारी, इन दोनों के मायने भी मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों में ही कमी देखने को मिल रही है। बड़ी बात यह भी है कि मध्य प्रदेश 5 सबसे कम युवा बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शामिल है। जो रिपोर्ट आई है उससे यह भी पता चलता है कि देश भर में सभी आयु वर्गों में कुल बेरोजगारी दर 6.7% रही। 15 से 29 साल तक की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी दर 17% रही। इसके अलावा और भी जो तमाम आंकड़े हैं, जो तमाम जानकारियां हैं, उन्हें अब हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उन पर गौर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनसे यह पता चलता है कि मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगारी दर इस साल यानी 2024 की पहली तिमाही में, यानी जनवरी से लेकर मार्च तक 12.1% थी। ये ग्राफिक्स पर जो आंकड़े आप मेरे ठीक पीछे पढ़ रहे हैं, ये इसी खबर से जुड़े हुए हैं और इन्हें हम मैच करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। आप इन्हें भी पढ़ते जाइए, मुझे भी सुनते जाइए। पिछली तिमाही की अगर बात करें, पिछली तिमाही यानी बीते साल 2023 में अक्टूबर से दिसंबर तक का समय, तो उसमें यह दर थी 12.8%, यानी 0.7 ही सही, लेकिन पिछली तिमाही से इस बार में कमी देखी गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कुल बेरोजगारी, अभी जो हम आपको आंकड़े बता रहे थे वो युवा बेरोजगारी से जुड़े हुए थे, अब कुल बेरोजगारी दर में भी कमी देखने को मिली है। इस साल की पहली तिमाही में मध्य प्रदेश के आंकड़ों में 5.4% लोग बेरोजगार रहे, जबकि बीती तिमाही यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 तक में यही आंकड़े जो थे वो थे 6% के। यानी इस बार भी ये जो पूरी कुल बेरोजगारी दर है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। ये आंकड़े वैसे तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में खास हो ही जाते हैं, लेकिन जब इन्हें देश के संदर्भ में देखा जाए तो ये और भी ज्यादा खास हो जाते हैं। तो चलिए अब जरा देश के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ और चीजों को, कुछ और स्थितियों को भी देखेंगे। देश में साल 2024 की पहली तिमाही में बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई है। 2023 की आखिरी तिमाही में भारत में कुल बेरोजगारी दर 6.5% थी,
जनवरी मार्च 2024 में ये बढ़कर 6.7% हो गई। यानी आप देखें तो पिछले 6 महीनों के ये आंकड़े मैंने आपको बताए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 और इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 कुछ बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली। 6.7% हो गई जनवरी से मार्च 2024 में। युवा बेरोजगारी दर में भी देश में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछली तिमाही में देश में युवा बेरोजगारी दर 16.5% थी, जो कि अब बढ़कर, यानी इस तिमाही में 2024 के जनवरी, फरवरी, मार्च का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, रिपोर्ट के अनुसार वो बढ़कर अब हो चुका है 17%। यानी पिछली तिमाही से 0.5% की बढ़ोतरी पूरे देश के संदर्भ में जब हम बात करते हैं वो देखने को मिल रही है। और अब आपको बताते हैं उस रिपोर्ट के बारे में, उस सर्वे के बारे में, जिसके जरिए ये तमाम आंकड़े, ये तमाम जानकारियां हमें मिलती हैं। ये इसके बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा तो हो जाता है कि फला रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन ये रिपोर्ट आई कहां से, ये रिपोर्ट कैसे जारी होती है, ये भी थोड़ा सा समझ लेना आपके लिए जरूरी है। तो PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, हिंदी में इसको अगर अनुवादित करें तो ये होगा आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण, और इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के 3 महीने के छोटे अंतराल में श्रम बाल भागीदारी दर, जिसे हम वर्क फोर्स मैनेजमेंट, आप एक कॉमन शब्द कई बार सुनते होंगे, उसे थोड़ा सा हिंदी में हम समझने की कोशिश करते हैं चूंकि रिपोर्ट्स में इसी तरह की भाषा का प्रयोग होता है। तो श्रम बाल भागीदारी दर, इसके अलावा श्रमिक जनसंख्या अनुपात, और जिसका जिक्र अभी हम कुछ देर पहले ही कर रहे थे, बेरोजगारी दर। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतक जिन्हें कहा जाता है टेक्निकल भाषा में, उन सब का असेसमेंट करना होता है। हर 3 महीने में ये सर्वे होता है, हर 3 महीने में एक रिपोर्ट जारी होती है, और इस रिपोर्ट के जरिए ये पता चलता है कि पूरे देश में और पर्टिकुलरली किसी राज्य में बेरोजगारी दर की स्थिति क्या है। और अब ये भी हम आपको बताते हैं कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हम कहां पर खड़े होते हैं। जी हां, ये लिस्ट जो है इसमें हम कहां पर दिखाई देते हैं। एमपी में सबसे कम बेरोजगारी दर किस तरह से, जो प्रमुख 5 राज्य हैं उनमें सबसे नीचे हम हैं। आपके सामने टीवी स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहे हैं ये प्रतिशत में है। बिहार में 3.0% बेरोजगारी दर, छत्तीसगढ़ में 2.5% बेरोजगारी दर, दिल्ली में 2.1%, इसके अलावा हम जब बाकी राज्य, झारखंड में 1.1%, इसके बाद गुजरात 1.1% और मध्य प्रदेश, गर्व कीजिए सर इस खबर पर प्लीज, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश 1% से भी कम बेरोजगारी दर रिकॉर्ड हुई है। और आज की खबर का जो पूरा सार है, आज की जो प्रमुख खबर है और वो बात जो आपके जानने लायक है, वो यही जो मेरे ठीक पीछे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1% से भी कम पता चली है इस रिपोर्ट के अनुसार। और इस पूरी खबर को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। बाकी केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप की हम बात करें, 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में सबसे अधिक बेरोजगारी दर के साथ सूची में सबसे ऊपर। महिलाओं में बेरोजगारी दर 89.7%, पुरुषों में 26.2% दर्ज की गई। इसके बाद एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप, जहां बेरोजगारी दर 33.6% आंकी गई है। यहां पर महिलाओं में बेरोजगारी दर 49.5% और पुरुषों में 24%, माफ कीजिए। अभी जो हम आपको आंकड़े बता रहे थे वो कम थे, वो कम बेरोजगारी दर वाले, लेकिन जो ऐसी जगह हैं जहां पर बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इसके अलावा पूर्वोत्तर का आप रुख कर लीजिए, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर युवा बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा दर्ज की गई, जबकि गोवा में यह दर 19.1% थी। इन आंकड़ों से यह भी पता चला कि जुलाई 2023 से जून 2024 की अवधि में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बेरोजगारी दर दोहरे अंकों में थी, तब जब
पिछली तिमाही में यानी जनवरी से लेकर मार्च तक मध्य प्रदेश में कितनी दर्ज हुई? 0.9%। शहरी क्षेत्रों में कुल युवा बेरोजगारी दर 14.7% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये 8.5% से कम थी। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में कुल बेरोजगारी दर 20.1% और ग्रामीण क्षेत्र में ये 8.2%। ये तमाम आंकड़े बताने का उद्देश्य जो है वो सिर्फ ये कि जो अगली रिपोर्ट अब आएगी यानी अप्रैल मई जून जो दूसरी तिमाही होगी 2024 की, उस पर भी नजर देखने वाली ये बात होगी, नजर रखने वाली बात ये होगी कि इस रिपोर्ट में क्या होता है, क्या 0.9% से नीचे जाएगा और ये जो कीर्तिमान स्थापित किया है मध्य प्रदेश ने वो बना रहेगा। और खबरों के बारे में जब मैं आपको जानकारी दे रहा था तब दूसरी खबर थी कि टूटेगा रिकॉर्ड। अब उस रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मध्य प्रदेश के सभी बूथों पर बीजेपी मेगा मेंबरशिप ड्राइव चला रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी देश भर में अपने सदस्यता अभियान के अलग अलग चरणों को इस वक्त आयोजित कर रही है। सबसे पहले इसे हमने केंद्रीय स्तर पर देखा, फिर इसे हमने राज्य स्तर पर देखा और अब ये जिला, मंडल, संभाग स्तर पर ये अलग अलग स्तरों पर ये चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ये खबर क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है उसका अर्थ आप समझ लीजिए। जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सदस्यता अभियान चलाती है तब उसके अलग अलग पहलुओं को जानना भी जरूरी हो जाता है। इसी क्रम में बुधवार को मध्य प्रदेश के सभी बूथों पर, बूथ लेवल पर हम बात कर रहे हैं, बीजेपी मेगा मेंबरशिप ड्राइव चला रही है। प्रदेश के सभी 64,871 बूथों पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य जो है वो कार्यकर्ताओं को दिया गया है। अब इस खबर में एक महत्वपूर्ण बात जो है वो हम आपको बता देते हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बूथ पर आम लोगों को सदस्यता दिलाने पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान अलग अलग लोगों से मिले। छोटे छोटे काम करने वाले लोगों के साथ उन्होंने बात की। डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल की नरेला विधानसभा के महामाई मंडल के बूथ क्रमांक 138 और 134 पर लोगों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई। लेकिन इस पूरी खबर का लुब्बे लुआब जो है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीएसटीवी से खास बातचीत की और सदस्यता अभियान को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। नरेला विधानसभा में मेरे साथ माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी, सबके साथ सदस्यता अभियान में शामिल हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारे कार्यकर्ता, जैसे मैं इस बूथ पे घूम रहा हूँ, लगभग 64,869 बूथ से ज्यादा बूथ पर सदस्यता का ये अभियान चला रहा है और यही हमारी पार्टी की विशेषता है कि हर काम को हम सहजता के साथ सामान्य रूप में लेते हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सर, इतिहास रचा जाएगा मध्य प्रदेश में, ऐसा दावा है आपका? निश्चित रूप से सदस्यता का ये जो अभियान चल रहा है और सदस्यता के बल पे पार्टी ने हमारा 20 साल से ज्यादा समय से सरकार में चलाया है और अभी बीते चुनाव में यशस्वी प्रधानमंत्री को 29 की 29 लोकसभा सीट जीत के दी है। तो इसका कारण ही संगठन की ताकत है और सरकार के प्रति जनता का भरोसा है। उस भरोसे के लिए हम जनता के बीच लगातार जा रहे हैं और ये सदस्य बनाए। डॉक्टर मोहन यादव जो कि बता रहे हैं कि वो जनता के बीच में जाकर जो सदस्यता है वो लोगों की करा रहा है, क्योंकि जमीनी स्तर पे खुद मुख्यमंत्री बूथ स्तर पे जाके सदस्यता दिला रहे हैं और जो टारगेट है और जो इतिहास है वो मध्य प्रदेश में रचा जाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी सदस्यता अभियान में इतिहास रचने जा रही है और वही बात जिसका जिक्र मैं आपसे कुछ देर पहले कर रहा था। बीजेपी ने सदस्यता के पहले चरण के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अधिकतम सदस्यता अभियान के तहत मुख्यमंत्री से लेकर सांसद, मंत्री, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी बूथ पर उतरे और खुद लोगों को सदस्यता दिलाई गई। प्रदेश भर में बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सदस्यता को लेकर विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में मुख्यमंत्री से लेकर सांसद, मंत्री और विधायकों ने हिस्सा लिया। पूरी ताकत बीजेपी की यहां पर दिखाई दी। संगठन पर्व का पहला चरण भी इसी के साथ पूरा हो गया है। पार्टी ने जो टारगेट रखा था उसके अनुसार कार्यकर्ता को हर बूथ पर कम से कम 100 नए सदस्य बनाकर रिकॉर्ड बनाना था। पहले चरण में बीजेपी 1 करोड़ के आंकड़े के पास पहुंच चुकी है। 1 से 25 सितंबर के पहले चरण के बाद अब दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक रहेगा।
1 अक्टूबर को ही सक्रिय सदस्यता समीक्षा की घोषणा होगी और 16 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा। इसके बाद अंत में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता रजिस्टर तैयार किया जाएगा। प्रदेश में सत्ता के जनप्रतिनिधियों के साथ संगठन ने भी अपनी पूरी ताकत सदस्यता अभियान में झोंक दी है। प्रदेश में बीजेपी ने हारी हुई विधानसभा सीटों के साथ कम वोट मिलने वाले बूथों पर सदस्यता अभियान के दौरान सबसे ज्यादा फोकस किया है। 2 करोड़ के टारगेट को पूरा करने पर बीजेपी का पूरा फोकस है और शायद इसीलिए इन जगहों पर बीजेपी की जो पूरी ताकत है वो दिखाई दे रही है। तो बताया मैंने आपको कि पहले चरण में तकरीबन 1 करोड़ के करीब सदस्य बन चुके हैं और यह खबर बताना और आपके लिए जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं विश्व की सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। अब से पहले सदस्यता अभियान शुरू होने के पहले तक का जो आंकड़ा था उसे तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और कैसे इसको लेकर पूरा संगठन सक्रिय है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किस तरह से बूथ पर पहुंचे और उन्होंने आज सदस्यता अभियान में सहभागिता निभाई, ये निश्चित तौर पर गौर करने वाली बात थी। हाईटेक गौशालाओं का नाम सुना है आपने कभी या समझते हैं कि हाईटेक गौशाला में क्या कुछ होता होगा? चलिए हम बता देते हैं क्योंकि भोपाल में पहली बार हाईटेक गौशाला बनने जा रही है। बजट सुनकर आपको थोड़ा सा अचंभा होगा। 10 करोड़ रुपए की लागत से यह हाईटेक गौशाला बनेगी। भोपाल के सूखी सेवनिया के बरखेड़ी में इसे तैयार किया जाएगा। इसमें करीब 5000 मवेशियों को एक साथ रखा जा सकेगा। शासन से अनुमति मिलते ही इसका निर्माण कार्य भी जो है वो शुरू हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस हाईटेक गौशाला का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें खास चीजें क्या होंगी, क्या आपको इनके बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे इन चीजों के बारे में भी बताने जा रहे हैं। तो राजधानी भोपाल में ये हाईटेक गौशाला बनने जा रही है। राजधानी को इसलिए चयन किया गया क्योंकि हाल ही में कलेक्टर की ओर से कराए गए सर्वे में एक बात निकल कर आई थी, वो ये कि भोपाल में सड़कों पर 200 जगह आवारा मवेशी बैठते हैं। इनकी जो संख्या है मोटे मोटे तौर पर जो आई सामने वो तकरीबन 6000 और इनके जो क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्र जो देखे गए वो अयोध्या बाईपास, राजधानी का कोलार रोड, रायसेन रोड, अशोका गार्डन, रातीबड़, नेहरू नगर, कोटरा, बैरागढ़ और हमीदिया रोड के आसपास बड़ी संख्या में मवेशी सड़कों पर नजर आते हैं। नगर निगम इन मवेशियों के प्रबंधन के लिए लगातार प्रयासरत रहता है, लेकिन दुविधा यह है कि निगम के पास अभी गाय रखने की या मवेशियों को रखने की क्षमता जो है वो 1000 की है। निजी गौशाला संचालकों ने नगर निगम से गोवंश लेना बंद कर दिया है और अब इसी के बाद एक नई गौशाला बनाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी और इस जरूरत को पूरा करने के लिए कदम जो हैं वो भी अब उठाए जाने शुरू हो चुके हैं। तो गौशाला में लेकिन हाईटेक क्या क्या होगा, कैसी होंगी ये हाईटेक गौशालाएं, ये सवाल अब आपके मन में चल रहा होगा। तो मैं बता देता हूं कि इन गौशालाओं में पूरे समय वेटरनरी डॉक्टर और स्टाफ रहेंगे। पशुओं की एंट्री से लेकर उनकी देखभाल और मेडिकल जांच की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ये रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। मवेशी को कहां से कौन कब लेकर आया, ये सारा कुछ, ये सारी जानकारी इस ऑनलाइन रिपोर्ट में होगी। ये रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन रहेगा, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। अभी शहर में मौजूद ज्यादातर गौशालाओं में गंदगी फैली रहती है, लेकिन यहां पर मशीनों से इन हाईटेक गौशालाओं को, और फिलहाल जो एक गौशाला बनने जा रही है इस हाईटेक गौशाला को साफ किया जाएगा। मवेशियों के लिए आहार की व्यवस्था भी काफी बेहतर यहां पर देखने को मिलेगी क्योंकि मशीनों के जरिए इन मवेशियों को जो मिलने वाला आहार होगा वो तैयार कराया जाएगा। वेटरनरी डॉक्टर और गायों की देखभाल के लिए अलग से यहां पर स्टाफ होगा। अगर कोई मवेशी किसी बीमारी से पीड़ित होता है या किसी दुर्घटना का शिकार होता है, उसके देखरेख की, उसकी केयर टेकिंग की जरूरत होती है, तो उनके लिए पूरा स्टाफ यहां पर मौजूद होगा। किसी भी समय मवेशी को अगर यहां पर लाया जाता है तो पूरी तरह से उसका उपचार, उसकी देखभाल इस स्टाफ के द्वारा की जाएगी। इस खबर को थोड़ा गंभीरता से देखें तो इसमें प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की व्यवस्थाओं को बनाने के प्रति गंभीरता भी साफ दिखाई देती है। आपको शायद याद होगा
कि अब से ठीक 1 महीने पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धार के अमझेरा में एक सभा को संबोधित करते हुए कुछ बड़े ऐलान किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं जब से मुख्यमंत्री बना हूं तभी से हमारी सरकार एक लाइन में चल रही है। सनातन संस्कृति की रक्षा और गौ सेवा करना 2 बड़ी प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि गौमाता की सुरक्षा के लिए गांव-गांव गौशालाएं खोली जाएंगी। कृष्ण की तरह घर घर पालक गोपाल बने, इसलिए गौपालन को बढ़ावा देना होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो गौशालाएं हैं उनके उचित प्रबंधन का जो काम है उसमें भी अब जल्द ही तेजी लाई जाएगी। भगवान कृष्ण के समान आज भी हम अपने गौपालन को बढ़ावा दें, दूध उत्पादन को बढ़ावा दें, जैविक खेती को बढ़ावा दें, परिवार कुटुंब परंपरा को लेकर चलने के आह्वान करें, स्वच्छता को ध्यान रखें और सह अस्तित्व के भावना के आधार पर पूरा परिवार गांव का आदर्श परिवार बने। ऐसे कई इशू को लेकर के इस पे भी हम काम करेंगे। और सीएम का ये जो वक्तव्य था उसको सुनाने के पीछे कारण ये था कि लगभग 1 महीने पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा था कि वो इस दिशा में काम करेंगे और लगभग 1 महीना ही हुआ है। ये पिछले 25 अगस्त की बात है और 25 सितंबर आते आते तक ये चीजें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई हैं। तो कुल मिलाकर हाईटेक गौशाला का निर्माण प्रदेश के लिए एक अभूतपूर्व घटना तो होगा ही। ये निर्णय सरकार की इच्छा शक्ति को भी साफ करता हुआ दिखता है कि जो कहा जाएगा वो होगा ही और बिना देरी के होगा। और चलिए अब उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जिन्होंने प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन किया है और इन खिलाड़ियों के लिए सरकार क्या सौगात लेकर आई है। तो मध्य प्रदेश सरकार पेरिस पैरालंपिक विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए देगी, साथ ही सरकारी नौकरी भी उन्हें दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को इसकी घोषणा की थी। दरअसल राजधानी भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में पेरिस पैरालंपिक विजेता खिलाड़ियों प्राची यादव, कपिल परमार और पूजा ओझा को उन्होंने सम्मानित किया। कार्यक्रम में रूबीना फ्रांसिस को भी बुलाया गया था लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सके। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनसे ओलंपियन कपिल परमार ने कहा कि सरकार ने विवेक सागर को डीएसपी बनाया था। ये सुनकर सीएम ने कहा कि अभी कर देते हैं, आप तीनों को भी पुरस्कार देंगे। आपने सर्विस की बात कही है और हम आपकी बात मानेंगे। हमारे अपने खिलाड़ियों को ये यहाँ जिस प्रकार से आपने सर्विस की बात कही है, आपको सर्विस भी दी जाएगी, वही आपको मिलेगा। 1 करोड़ तीनों को देने की घोषणा करते हैं। बधाई देना चाहूंगा जब भारत में हम अपने राज्य को नंबर 1 पे लाए। दरअसल पेरिस पैरालंपिक 2024 में मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। हालांकि इनके लिए पैरालंपिक तक पहुंचने और मेडल जीतने का सफर इतना आसान नहीं था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद खिलाड़ियों ने अपने अनुभव बीएसटीवी से साझा किए थे। आपको हम वो भी सुनाते हैं। बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, भोपाल हमारा वाटर स्पोर्ट्स का हब है। यहाँ सेलिंग, रोइंग, सलालम, कयाकिंग, कैनोइंग सारे गेम होते हैं। अगर आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा और आगे चल के आप देश और विदेश में जाके अपने देश का झंडा लहरा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, 6 साल से मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे इंटरनेशनल मेडल हैं। मैं एक हिस्ट्री क्रिएटर हूँ। मैं पहली ऐसी खिलाड़ी थी जो एशियन गेम्स में गोल्ड लाई थी। मैं पहली ऐसी खिलाड़ी थी जो वर्ल्ड कप में कांस्य पदक लाई थी और पहली ऐसी खिलाड़ी हूँ जो इसने पैरा कैनोइंग में अर्जुन अवार्ड लिया था। तो अच्छा लगता है जब आपको इतना अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है और आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर आपको ये घोषणा करते हैं और देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने देश विदेश में जाकर के देश का नाम रोशन किया है। खास करके पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों ने जो है एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। हमारे साथ बात करने के लिए पैरा ओलंपिक खिलाड़ी कपिल परमार है जिन्होंने जूडो में जो है पदक अर्जित किया है। सबसे पहले बीएसटीवी की ओर से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू बीएसटीवी का। और मैं कपिल परमार ब्लाइंड जूडो से 60 केजी खेलता हूं और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हमें बहुत अच्छा लगा आज माननीय मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमें बुलाया जो भी कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं और हमारे लिए घोषणा की। मैंने आगे चल के अपने लिए बोला कि सर आपने सागर को 1 करोड़ रुपए और डीएसपी बनाए तो सर हमारे लिए प्लीज आप भेदभाव ना करें। बोले भेदभाव नहीं होगा, आपको भी 1 करोड़ रुपए। तो हमें बहुत अच्छा लगा।
तो खिलाड़ियों को जो है काफ़ी प्रेरणा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और अब आप आगे चाहेंगे कि जो देश के युवा है, खास करके जो दिव्यांग युवा है, वो भी एक बेहतर प्रयास कर सके। उनके साथ भी चैलेंज होता है, आपके साथ भी चैलेंज होता है, उनसे आप कैसे निपटारा करते हैं? चैलेंज तो होना चाहिए ना, जब तो जिंदगी जीने का मजा आएगा। चैलेंज नहीं होगा तो क्या है? स्पोर्ट्समैन हारेगा, जीतेगा, आगे बढ़ेगा, टूटेगा, फूटेगा, जब तो आगे बढ़ेगा। मेरा ये कहना है, आप घर से निकलो, आप कुछ करने के लिए ठानो तो सही, वो हर चीज होगी। जब मैंने ठाना, मेरे माँ बाप, मेरे कोच ने मेरा साथ दिया, जब ये मैं ब्रॉन्ज मेडल ला सका। तो आने वाले युवाओं पीढ़ी को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से खेल में आगे बढ़ सकते हैं? आप अपना 100% दें हर चीज में। ऊपर वाला भी देखता है कि आपकी मेहनत कितनी है। आप आपका 100% देंगे तो जरूर आपका कुछ न कुछ मिलेगा। आने वाले समय में गोल्ड की भी चाहत होगी निश्चित तौर पर, तो आप लोग किस तरीके से आप प्रयास करेंगे कि गोल्ड भी जो है वो भारत को? देखो, दरवाजे खुल चुके हैं, तो हर जगह से चारों तरफ से हमारे पास हर चीज के लिए कोई चीज की कमी नहीं होने देगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। हमें पता है जो हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा, क्योंकि मेडलिस्ट भी हैं। ऊपर से अभी 1 करोड़ के घोषणा भी की है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार का पैसा। अगली बार भी हमारे लिए 50 लाख की घोषणा हुई थी, एशियन गेम में मेरा सिल्वर आया था, तो वो मुझे मिला। उससे मैंने मेरे घर बनाया, एक गाड़ी ली, कुछ जमीन ली, तो मेरे को अभी 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तो कुछ मेरे लिए लूंगा, कुछ घर वालों के लिए, माता पिता की एफडी कराऊंगा, तो उनको बुढ़ापा के सहारा बनेगा। निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ कपिल परमार, जिन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है जूडो में। तो अब आने वाले समय में ये खिलाड़ियों को भी कह रहे हैं कि अधिक से अधिक जो है खिलाड़ी वो ओलंपिक में आए और देश का नाम रोशन करें। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भट्ट, BSTV भोपाल। तो खबर तो ये है। मैं आज के लिए फिलहाल इतनी ही खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।